1971 के युद्ध की बात है। पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई थी। उस दौरान एक दिन इंदिरा गांधी के डॉक्टर उन्हें देखने उनके घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि जंग से बेफिक्र इंदिरा अपने दीवान की चादर बदल रही। इंदिरा बिल्कुल रिलैक्स थी, मानो उन्हें जीत का पक्का भरोसा होता भी क्यों नहीं। आर्मी की कमान संभाल रहे जनरल मानेकशॉ ने उनसे कहा था, अगर अमेरिका परमाणु युद्ध छेड़ दे तब मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना मेरा वादा है हम ये लड़ाई किसी भी कीमत पर जीतेंगे। जनरल मानेकशॉ तो इस बात के लिए भी तैयार थे कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी फौज भेज दे। बाद के दिनों में वो कहते भी थे कि अगर अमेरिका ने अपनी फौज भेजी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर उन्हें इस बात का फ़ख्र भी होता कि उन्होंने बस पाकिस्तान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी हराया है। युद्ध में ज़मीन पर ना सही कूटनीति से भारत ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों को पस्त किया था। इस जीत को हम भारत में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और बांग्लादेश में इसे कहते हैं विजय दिवस। और इस मौके पर हम लाए हैं एक 3 पार्ट एपिसोड। 14-15 दिसंबर के पार्ट में हमने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान ने सुनियोजित ढंग से बांग्लादेश में रेप और नरसंहार जैसे कुकृत्य किए। 15 दिसंबर की शाम तक भारत ढाका के मुहाने पर पहुंच गया। वहां लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जो कि पाकिस्तानी फौज की कमान संभाल रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान में अपने बिल में दुबके हुए थे और पेशावर में पाकिस्तान की सुप्रीम लीडरशिप रंगरलियां मना रही थी। आज जानेंगे सरेंडर से ठीक पहले क्या कुछ हुआ, कैसे एक तस्वीर ने पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ा और नियाजी को सरेंडर के लिए कैसे मना लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 16 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से। युद्ध की शुरुआत से पाकिस्तानी आर्मी लीडरशिप को अंदाजा नहीं था कि भारत ढाका पहुंचने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा, कितनी जल्दी करेगा। जनरल याह्या, नियाजी और टिक्का खान समझ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा भारत एक हिस्से पर कब्जा कर वहां नई सरकार का शिलालेख लगा देगा और जैसा कि पहले के युद्धों में होता आया था, यूएन में अमेरिका सीज फायर का प्रस्ताव पास कर देगा और मामला अधर में फंस जाएगा। कश्मीर वॉर की तरह इमेजिन कर रहे थे। नियाजी पूर्व में पाकिस्तानी आर्मी की कमान संभाल रहे थे। जब उन्हें लगा कि भारत ढाका पहुंचने की कोशिश में है तो उन्होंने ढाका की सुरक्षा के लिए 2 घेरे बनाए, इनर और आउटर। सभी मुख्य शहरों में फौज मौजूद थी जो ज़रूरत पड़ने पर ढाका की तरफ मूव कर सकती थी। जनरल मानेकशॉ भी इस फिराक में थे कि ब्लिट्जक्रीग तरीके से सभी मुख्य शहरों पर कब्जा जमाते हुए ढाका की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मेजर जनरल JFR जैकब इस रणनीति से सहमत नहीं थे। जैकब ने कहा, यह ठीक नहीं होगा, इसमें जोखिम भी ज़्यादा है। जनरल मानेकशॉ ने तब पूछा कि फिर क्या किया जाना चाहिए। जवाब में जैकब लेकर आए एक खास स्ट्रैटेजी, वॉर ऑफ मूवमेंट। इसके मुताबिक भारतीय सेना को पूरा बांग्लादेश आज़ाद कराना था, लेकिन शहरों से होकर नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों और देहातों से होकर। ऐसे में रिस्क कम था, छोटे इलाकों में बांग्ला निवासियों का सहयोग मिलता और बिना युद्ध को लंबा खींचे भारत अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता। और अर्बन वारफेयर की जो स्थिति होती है, जिसमें बहुत लंबा खिंच जाता है युद्ध, किसी भी एक पलड़े में जाने से पहले उससे बच जाती, क्योंकि आप बड़ी सिटीज़ को सीधे अटैक नहीं कर रहे हो या उन पर बहुत ज़्यादा समय और एफर्ट खर्च नहीं कर रहे हो। 7 दिसंबर तक भारतीय सेना ने जेसोर और सिलट को आज़ाद करवा लिया था। ढाका तक पहुंचने के लिए आर्मी आगे बढ़ी तो उत्तर में मौजूद पाकिस्तान की 93वीं ब्रिगेड ने ढाका की ओर मूव करना शुरू कर दिया। इन्हें बीच में रोकने के लिए भारत की 2 पैरा बटालियन को ड्रॉप किया गया। माने पैरा ट्रूपर आसमान के रास्ते यहाँ पहुंचे। कैसे? हवा में उड़ते हवाई जहाज से छलांग लगाकर, सिर्फ 2 चीज़ों के सहारे, ट्रेनिंग और पैराशूट। इनका मिशन था ज़मीन पर मराठा लाइट इन्फेंट्री से लिंक स्थापित करना, उनके साथ मिलना। मराठा लाइट इन्फेंट्री तब ढाका की ओर बढ़ रही थी। 11 दिसंबर की शाम इंडियन एयरफोर्स के 6 AN-12, 20 C-119 पैकेट्स और 22 डकोटा एयरक्राफ्ट्स ने कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये सारे जो नाम हमने आपको बताए, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स थे उस वक्त के। इनकी मदद से 800 जवानों और 12 जीपों को तंगेल में पैराड्रॉप करवा दिया गया। साथ ही पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए 2 और इलाकों में डमी पैराशूट्स उतारे गए। अगले दिन ब्रिटेन से लेकर अमेरिका के अखबारों में इस घटना की तस्वीर छपी। हल्ला मच गया कि भारत ढाका पर कब्जे के लिए पूरी ब्रिगेड उतार चुका है, जबकि असलियत ये थी कि तंगेल में कभी कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई। राम मोहन रॉय तब दिल्ली से भारतीय सेना के मूवमेंट की प्रेस रिलीज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने जो तस्वीर रिलीज की वो दरअसल 1 साल पहले हुई ट्रेनिंग एक्सरसाइज की पिक्चर थी और तस्वीर ने अपना काम कर लिया। बिना इंटरनेट के ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बढ़िया उदाहरण। जंग के बाद जनरल नियाजी ने सरेंडर की एक मुख्य वजह इस पिक्चर को भी बताया था।
उन्होंने बताया कि टाइम्स लंदन में छपी इस तस्वीर ने ट्रूप्स का मनोबल तोड़ दिया। तस्वीर से लग रहा था कि भारत ने पूरी ब्रिगेड उतार दी है, जबकि असल में सिर्फ एक बटालियन भर सैनिक ड्रॉप हुए थे। यही वो बटालियन थी जिसने सबसे पहले ढाका में एंटर किया। बटालियन मतलब 700 से 1000 जवान। 16 दिसंबर की सुबह मेजर जनरल गंधर्व नागरा फोर्स के साथ ढाका के ठीक बाहर खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक का वक्त दिया गया था। 9 बजे तक कोई जवाब नहीं आया तो जनरल नागरा ने अपने साथ 2 ऑफिसर्स भेजे, साथ में नियाजी के लिए एक संदेश। प्यारे अब्दुल्ला, डियर अब्दुल्ला लिखा होगा अंग्रेजी में, मैं ढाका पहुंच चुका हूं, खेल खत्म हो चुका है। मेरी सलाह है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। सुबह 9 बजे एक सफ़ेद जीप में दोनों ऑफिसर्स संदेश लेके पहुंचे नियाजी के पास। वापस लौटे तो पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल जमशेद भी साथ थे। नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए थे। तब जाके सीज फायर को शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद जनरल नागरा खुद नियाजी से मिलने पहुंचे। हेडक्वार्टर में नियाजी सर नीचे करके बैठे थे। नागरा को देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगे। फौजी को फौजी का सहारा मिला तो नियाजी ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा, पिंडी में बैठे हुए हरामजादों ने मरवा दिया। उनके शब्द थे। 16 तारीख की दोपहर मेजर जनरल जैकब सरेंडर एग्रीमेंट ड्राफ्ट के साथ ढाका में लैंड करते हैं। वहां उन्हें एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और 2 यूएन प्रतिनिधियों ने रिसीव किया। इनमें से एक मार्क केली ने तब कहा था उनसे, जनरल हम आपके साथ चलेंगे ताकि आप ढाका में सरकार को टेक ओवर कर सकें। जैकब ने तभी उन्हें एक लाइन का जवाब दिया था, थैंक्स बट नो थैंक्स। जैकब किसी नौटंकी के मूड में नहीं थे। वो सीधे ढाका से तामी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां नियाजी के साथ फरमान अली भी मौजूद थे। ये वही फरमान अली हैं जिनकी डायरी में बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स की किल लिस्ट मिली थी। ये किस्सा 14 तारीख वाले तारीख के एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैकब ने नियाजी और फरमान अली को सरेंडर ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। अब यहाँ शतरंज की बिसात तैयार हो चुकी थी। दोनों तरफ फौजी, लेकिन लड़ाई होनी थी शब्दों से। नियाजी ने अपनी पहली चाल से कुछ लेवरेज वापस हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने सरेंडर की शर्तें मानने से साफ इनकार ही कर दिया, जिससे उन्होंने थोड़ी देर पहले एग्री किया था जिन पे। उन्होंने कहा, किसने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं? आप तो यहाँ बस सीज फायर की शर्तों और सेना की वापसी पर बात करने आए हैं। अब बारी जैकब की थी। पहले तो कुछ देर उन्होंने नियाजी को मनाने की कोशिश की, हिंदी में समझाया, अंग्रेजी में समझाया, लेकिन जब नियाजी नहीं माने तो जैकब ने अपने तेवर सख्त किए। उन्होंने नियाजी को साइड में ले जाकर कड़ी आवाज़ में उसे समझाया, सरेंडर की शर्तों के हिसाब से तुमसे इज्जत से पेश आया जाएगा, लेकिन जैसा कि जेनेवा कन्वेंशन में निहित है, केवल तब ऐसा होगा जब तुम सरेंडर के लिए राजी होगे। अगर तुम सरेंडर से इनकार करते हो तो फिर आगे जो होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। 30 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, सोच लीजिए। अगर उसके बाद तुमने इनकार किया तो जंग जारी रहेगी और हम ढाका पर बमबारी करते रहेंगे। इससे पहले कि नियाजी कुछ कहते, जैकब बिना जवाब का इंतजार किए कमरे से बाहर निकल गए। शतरंज के हिसाब से एक रिस्की मूव था। अगर नियाजी इनकार कर ही देते तो मामला अधर में लग जाता। 15 दिसंबर की रात से जो संघर्ष विराम लागू हुआ था उसके खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा था। ऊपर से जैकब बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर नियाजी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो आगे की रणनीति क्या होगी। ऊपर से यूएन में भी सीज फायर का प्रस्ताव कभी भी पारित हो सकता था, तो जैकब के पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था। आधे घंटे की मोहलत खत्म हुई तो जैकब दोबारा कमरे के अंदर घुसे। उन्होंने पूछा, जनरल तुम सरेंडर के लिए तैयार हो क्या? नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जैकब ने 2 बार और वही सवाल पूछा। टिपिकल सैनिक परंपरा, तीसरी वार्निंग तक गए। तीसरी बार जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सरेंडर के कागजात उठाए और बोले, तो ठीक है, फिर मैं आपकी खामोशी को आपकी हाँ मान रहा हूँ। नियाजी को कुछ समझ नहीं आया। नियाजी की चुप्पी के बावजूद जैकब ने आखिरी लेवरेज भी छीन ली थी। पूरी बाजी अब जैकब के हाथ में आ गई थी। इसके बाद उन्होंने नियाजी के पेच कसने शुरू किए। उन्होंने कहा, कल रेस कोर्स में तुम ढाका के लोगों के सामने सरेंडर करोगे। नियाजी जो अभी अभी सरेंडर के सदमे से उभरे नहीं थे, सबके सामने वाली बात से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रूंधे हुए गले से उन्होंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। चेक एंड मेट। जैकब ने तब उनकी आंख से आंख मिलाते हुए कहा, तुम सरेंडर करोगे। पब्लिक में सरेंडर ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना ही नहीं, तुम लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दोगे, ईस्टर्न कमांड के जीओसी इंचार्ज। नियाजी जितना ज़मीन से ऊपर थे उतना ही ज़मीन के नीचे धंसने लगे। फौज के उसूलों के हिसाब से एक कमांडर के लिए दुश्मन को गार्ड ऑफ ऑनर देने से ज़्यादा शर्मिंदगी की बात दूसरी नहीं हो सकती। नियाजी ने बहाना मारा कि कोई है ही नहीं जो गार्ड ऑफ ऑनर को कमांड कर सके।
मेजर जनरल जैकब ने नियाजी की एडीसी की तरफ इशारा करते हुए तब कहा, तुम्हारा एडीसी यहाँ है, ही ब्लडी कमांड इट। जैकब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए क्यों अड़े थे, ये जानने के लिए एक दूसरी तारीख पर जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापानी फौज ने सरेंडर किया था तो वो जैकब ही थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से सुमात्रा में जापानी फौज का सरेंडर स्वीकार किया था, और तब जापानी टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। इसी कारण वो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए इतना जोर दे रहे थे। सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए 16 की शाम को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पहुंचे। न्याजी ने खुद ढाका एयरपोर्ट जाकर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को रिसीव किया, साथ में मिसेस अरोड़ा भी थी। 16 दिसंबर 1971 यानी आज का ही दिन ढाका का रामना रेस कोर्स, वही जगह जहां कुछ साल पहले खड़े होकर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का एक तरह से ऐलान कर दिया था, जहां बांग्लादेश का झंडा लहराया गया था। अरोड़ा और उनकी पत्नी दोनों हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। जनरल नियाजी ने उन्हें देखा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर आगे बढ़कर नियाजी ने अरोड़ा से हाथ मिलाया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। यहाँ से वो लोग सीधे रामना रेस कोर्स पहुँचे। हज़ारों बंगालियों की भीड़ वहाँ मौजूद थी जो भारतीय सेना के लिए नारे लगा रही थी, भारतीय जवानों के लिए ताली बजा रही थी। नियाजी भारतीय फौज की सुरक्षा में थे, लोग उनके खून के प्यासे हुए जा रहे थे। भारतीय फौज ने तब उन्हें किसी तरह बचाए रखा और वहाँ से सुरक्षित ले भी गए अपने साथ। इसके बाद जनरल नियाजी और जनरल अरोड़ा ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। अगले दिन संसद में इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद देश घोषित किया और बताया कि 16 दिसंबर शाम 4:31 पर पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। असल में यह वक्त 4:55 था, लेकिन शायद ज्योतिष के किसी एडवाइस के चलते सदन में 4:31 का वक्त बताया गया था। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में मेजर जनरल जैकब ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। इतना ही नहीं, इस घटना के 2 हफ्ते बाद सरेंडर के कागजात पर दोबारा दस्तखत करवाए गए, कारण कि ओरिजिनल दस्तावेज में कुछ गलतियां थीं। 1971 के युद्ध के नतीजे में न केवल बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बल्कि भारत ने वेस्टर्न फ्रंट पर 15,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा भी किया, जिसे 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद वापस लौटा दिया गया। आमतौर पर इसे इंदिरा गांधी सरकार की एक बड़ी नाकामी माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि तब जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भारत युद्ध बंदियों को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके अलावा सोवियत संघ, जिसने युद्ध में भारत की मदद की थी, भारत पर अनुचित लाभ न लेने का दबाव डाल रहा था। दूसरी तरफ का तर्क ये भी है कि पाकिस्तान ने कभी किसी नियम या शर्त का पालन नहीं किया, तो भारत अकेले इस ढर्रे पर चले ये क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान ने बाद में शिमला समझौते की कई शर्तों से भी हाथ पीछे खींच लिया था। कारगिल एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 1971 युद्ध में चाहे भारत की जीत हुई हो, लेकिन उससे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि इस युद्ध में भारत के 3,500 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। विजय दिवस की शुभकामनाओं के साथ ललन टॉप परिवार भी अपनी तरफ से इन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द ललन टॉप। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी विजय ने।